हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम नए नए चार्ट्स के ऊपर अब चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैं D81 तक आया, तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि D60 जिसे आप पास्ट बर्थ का चार्ट कहते हो, वो कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो D60 के बर्थ चार्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजों के ऊपर हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को बनाना पड़ेगा, तब जाकर उस चीज को खोज पाएंगे जो हम उस चार्ट के अंदर खोजना चाहते। वो अपने आप में एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होता है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होती, लेकिन पकड़ना कैसे है और किसे, ये वहां पे समझना होगा। आज के इस वीडियो में मैं चार्ट्स के ऊपर तो बाद में आऊंगा, मैं पहले उसका एक साइंटिफिक ग्राउंड क्रिएट करूंगा, और उसके भी पहले मैं आपके मैथमेटिक्स के ऊपर आपको एक सवाल छोड़ के आज जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप जो मैथमेटिक्स को फॉलो करते हो, सभी करते हैं, उन लोगों को भी कुछ चीजें दूसरे नजरिए से देखना सोचना आना चाहिए, तब जाकर आप कहीं किसी दूसरी चीज में भी कुछ नया खोज पाओगे। तो मैं पहले शुरुआत करता हूं बहुत सिंपल सी चीज से, मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स भी कोई इतना टफ वाला नहीं, बहुत सिंपल सा है। आप में से बहुत सारे लोग IITians और मैथमेटिशियंस होंगे, वो शायद इन चीजों को समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। जो नहीं जानते समझते, वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे, सोचेंगे तो जरूर जान जाएंगे। तो चलिए, आज एक दिन के लिए बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के अपन चलते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में भी हमारे को क्या जरूरत है, जो हमारे को एक अलग डिफरेंट थॉट देता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी सी चीज है, आप किसी से भी पूछोगे हर कोई बता देगा, लेकिन सोचेगा कोई नहीं। देखिए, 2 into 3 ये भी 6, 3 into 2 ये भी 6, 1 into 6 ये भी 6, 6 into 1 ये भी 6। अब आप बताओ अंतर क्या है। सब मल्टीप्लिकेशन है, सब मैथमेटिक्स का रूल है। कुछ भी सवाल का जवाब मांगोगे, आंसर क्या आएगा? 6, बाउंड्री पार सीधा 6। और यही हमारे साथ होता है, हम लोग चीजों को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उसके मीनिंग को नहीं समझते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? ये साइन ही तो सारा खेल है, ये साइन के कारण ही तो पूरी पिक्चर है। और यही रीजन है कि किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। मैं इस एग्जाम्पल के साथ इसको क्यों लेकर आ रहा हूं, इसको भी समझिए। हम अपने डिविजनल चार्ट्स में जब आएंगे ना, तो डिविजनल चार्ट्स तो बहुत सारे तरीकों से बन सकते हैं। देख लीजिए, अगर हम बोलें कि आपको एक डिविजनल चार्ट 60 बनाना है, D60 बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? D60 बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक होगा 6 into 10, एक होगा 10 into 6। सोच लीजिए, एक होगा जो आपका छठा भाव है, उसका कर्म 6th हाउस, और उसका कर्म, क्योंकि 10th को हम अपने कुंडली में 10th हाउस को कर्म से जोड़ते हैं, और 6th हाउस को हम जोड़ते हैं सर्विस से। और अगर कुंडली के अंदर ध्यान से देखें, तो हम क्या कह सकेंगे कि छठा भाव आपके लिए क्या दर्शाएगा? छठा भाव आपके लिए कर्म दर्शाएगा। कैसे? अगर यहां से एक नंबर शुरू करते हैं, ये समझ लीजिए 10, 11 और ये 12, तो ये जो है, ये आपके इस 9th हाउस से गिनना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? 9th हाउस से गिनते हैं, बाहर से लिखना शुरू कर रहा हूं। एक ये वाला होगा, 2 ये होगा आपके लिए, 3 ये होगा, 4 ये वाला होगा आपके लिए, 5 ये होगा, 6 ये होगा, 7 ये होगा, 8 ये होगा, 9 और ये होगा आपके लिए 10। तो जो छठा भाव है, वो आपकी किस्मत के लिए क्या बनेगा? कर्म बनेगा। ठीक है, छठा भाव जो है वो आपकी किस्मत के लिए कर्म बनेगा। और इसका अगर 10th कर दें, तो कहीं ना कहीं किस्मत के कर्म का कर्म, किस्मत के
क्रम का भी क्रम, वो भी D60 है। दूसरे तरफ से देख लीजिए, अगर ये हम इस फॉर्मेशन को देखें कि छठे का 10वां हिस्सा कर रहे हैं, छठे का 10वां हिस्सा, अभी हमने क्या किया, किस्मत के क्रम का जो था उसके ऊपर डिसीजन लगा लिया। दूसरी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये जो 10th हाउस है, इस 10th हाउस का हम अगर 6th डिवीजन निकालें, 10th हाउस का 6th डिवीजन निकालें तो भी 60 आएगा। जब ये 6th डिवीजन आप समझ पा रहे हो, किस्मत का क्रम, यहां से ये कौन सा है, लगन कुंडली के अंदर जब गिनेंगे तो छठा भाव जो है वो किस्मत के क्रम से जुड़ता है। तो ये दो चीजें मुमकिन है जो कि सेम रिजल्ट्स आपको लगेगा देखने में, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम सब लोग यही रटते आए हैं कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो एक ही आता है बस, लेकिन उसके अंदर की हकीकत क्या है ये कोई नहीं समझता। उसके अंदर की हकीकत को समझने का प्रयास करते। 2 into 3, 3 into 2, 1 into 6, 6 into 1, ठीक है। मैंने कभी वैदिक मैथमेटिक्स की भी वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको कुछ समझाया भी था, लेकिन वो चैनल नहीं चलाया। तो यहां पे हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है इसमें दो डंडे लगे होते हैं, छोटे बच्चों जैसे सोच के दीजिए, दो डंडे लगे होते हैं, मार मार के पढ़ जाते थे और डंडे को ऐसे लगा के रट जाते थे, समझते भी नहीं थे होता क्या है, होगी कोई चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो प्लेन्स का ऑपरेशन है, ये साइन बताता था कि ये दो प्लेन्स का ऑपरेशन है। ये दो प्लेन्स का ऑपरेशन होने के कारण ये चीजें बहुत ही क्रूशियल हो जाती थी। ये दो प्लेन इस तरीके से बने हुए थे, एक प्लेन बना हुआ था एक्स प्लेन, एक प्लेन बना हुआ था वाई प्लेन, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते थे, मान लीजिए एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप पे आ गया और यहाँ पे मैं किसी 3 स्टेप पे आ गया, ठीक है। ये जो हमने मिलाया, ये एरिया जो है ये है 6 के बराबर, ठीक है। अब पेन को चेंज कर देता हूं तब आपको समझ में आएगी 2 into 3 ये है। अब 3 into 2 करने जाऊं तो इसमें ही क्या करूं, आगे तक जाऊं, एक्स एक्सिस के प्लेन को रख दूं 3 और यहां पे प्लेन कर दूं 2। तो अब क्या होगा, अब जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें ये जो चीज है ये प्लस ये जो चीज है ये, देखो एरिया वही है लेकिन अब सिनेरियो बदलता जा रहा है। 2 into 3 में एरिया कहीं आगे की तरफ इस तरफ मूव कर रहा है, जबकि ये वाले में कुछ ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। अब और चलते हैं, 1 into 6 को भी करके देखते हैं। 1 into 6 करेंगे तो एक्स एक्सिस जो आएगा वो आएगा 1 और यहां कहीं पे लगा देते हैं अपन 6। तो ये वाला जो है यहां से 1 की तरफ एक पॉइंट निकाल लीजिए, ये और ये जो हिस्सा बनेगा ये बनेगा आपके लिए एक्चुअल में 6 के बराबर। कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, देख लीजिए, आप ही की आंखों के सामने दिखा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग सी चीज बता रहा हूं। और 6 into 1 भी करके दिखा देता हूं आपको कि 6 into 1 में भी अंतर होता है, बस ये है कि हम उसे देखते नहीं है इसलिए हमें वो दिखाई देता नहीं है। ये है 6, यहां कहीं पर मान लीजिए आएगा 1, ठीक है। ये उठाइए, ये लगाइए, ये पूरा जो पूरा है ये होगा 6। अब आप मुझे बताओ, देखने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि सब चीजें अलग अलग हैं? पढ़ने में तो कुछ भी अलग अलग नहीं होता, मगर देखने में सब चीजें अलग अलग है। 1 into 6 जब करने जा रहे हैं तो ये देखिए, है ना, मान लीजिए किसी बिस्तर की चादर है तो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई बदल जाती है। यही एरिया 3 into 2 में कुछ होता है, 2 into 3 में कुछ होता है, 6 into 1 में कुछ होता है, 1 into 6 में कुछ होता है। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर ये वाली चीज अगर आपको समझ में आती है तब जाकर आप कुछ नई चीजों को खोजने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे चलाते हो कि भाई ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, अगर आपके लिए सारे 6 बराबर हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इन मल्टीप्लिकेशंस के अंदर की ये चीजें जो हैं ये बदलने के बाद भी सेम रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर आप कोई डिविजनल चार्ट्स जिंदगी में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने चीजों को रटना सीखा है, समझना नहीं सीखा, ठीक है। तो ये था ग्राउंड मैथमेटिक्स का, जो आप सब लोग जानते हो, लेकिन ये वाले लॉजिक को जो समझते हैं वो लोग फिर अलग तरीके से खोज खाज करके सारी चीजों को निकालते। तो डिविजनल चार्ट्स हम जब बनाएंगे तो आप समझ लो अच्छे से कि किसी भी डिविजनल चार्ट्स को आने के लिए
81 को आने के लिए आपको हमेशा 9 × 9 ही दिखाई देगा, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में ही काम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन को यूज किया। ठीक है, डिविजनल चार्ट्स 60 को बनाने के लिए हम आते हैं तो हमारे पास 6 × 10 होता है, 10 × 6 होता है। बाकी और भी आप जो चार्ट्स बनाना चाहो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन लगा के देख लेना। बेसिक्स हमें सिर्फ इतना पता होता है कि जो हमारे पास 12 × 12 तक जाएंगे, यानी कुंडली के 12 घर इंटू 12 तक जाएंगे, तो उतने ही डिविजन्स के हिसाब से हम चीजों को समझते हैं। ये हुई बात क्लियर D60 के लिए ग्राउंड, ये किसी भी डिविजनल चार्ट्स के लिए ग्राउंड। अब आते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी पे, है ना, और फिर अपन चलेंगे गीता के ज्ञान पे, क्योंकि जब तक वो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, आपको जिंदगी में कभी D60 समझ में ही नहीं आएगा। D60 पे आके वीडियोस के अंदर लोग चार्ट तो दिखा देते हैं, मगर D60 को पहले उसका ग्राउंड चाहिए, उसे समझने के लिए एक आधार चाहिए। चलिए हम बायोलॉजी से चलते हैं। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी भी क्या है, जिंदगी का ही एक, बायो भी क्या लाइफ की होती है, स्टडी है उसकी। तो यहां पर एक बड़े से साइंटिस्ट आए थे, चार्ल्स डार्विन। कह गए तो कुछ नहीं गए, लेकिन इतना कुछ कह गए कि आज तक पूरी दुनिया उसको माने या ना माने पर चलती हुई है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कोई नई चीज नहीं बता रहा, यूट्यूब गूगल सब जगह पे अवेलेबल होगी। ठीक है, ऐसा मत समझना कि कुछ अलग से ज्ञान दे रहा हूं, आप ही लोग को पता है, सबको पता है, वही ज्ञान दे रहा हूं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती थी कि वही स्पीशीज, वही प्राणी जीवित रहते हैं जो कि वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और ढल जाते हैं उन माहौल में जैसे कि वो चल रहे होते हैं। आज की तारीख में ये बात बहुत ज्यादा साबित होती है, स्थापित होती है, क्योंकि कोरोना के काल में जो लोग नए वायरसेस के इंपैक्ट के अंदर आए, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ के निकल गई, वो बच गए, और जो उसके इंपैक्ट में आए लेकिन उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उनको नहीं मार पाई, यानी कि वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर पाया आपका बॉडी, तो आपकी डेथ हो गई। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या था? नेचुरल सिलेक्शन ये था कि किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए अपनी परिस्थितियों को या तो बदलना पड़ेगा, अन्यथा वो वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन ऑफ द डेथ मिल गया आपको चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी में कि कोई भी प्राणी पूरी जिंदगी अमर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं ले पाया। आपका शरीर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे किसी ना किसी एक पॉइंट पे वो अपने नेचुरल सिलेक्शन की कैपेसिटी में उस मॉडिफिकेशन को नहीं कर पाता जिसे कि उसे करना चाहिए। देखो, इसमें 2 बातों को समझना। एक तो वो केस होंगे जिसमें कि डेथ होती है, चाइल्डहुड में ही हो जाती है, इसको हम अलग से एक नाम देते हैं, अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, बट जब आएगा तो वो आपको समझाऊंगा। दूसरे वो होते हैं जो कि अपना टोटल लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं और वो जाते हैं ओल्ड एज तक। ठीक है, तो ये 2 चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। इसमें भी क्या होता है, दोनों में एक चीज को समझना होता है, इसको बालारिस्ट कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं बालारिस्ट योग्स। ठीक है, वो कभी आगे समझेंगे। चाइल्डहुड और ओल्ड एज, इन दोनों में ही डेथ हो सकती है। इन दोनों के अलावा फिर जो डेथ होती है वो होती है एक्सीडेंटल डेथ्स। ठीक, एक्सीडेंटल डेथ्स, ये 3 तरह की डेथ होती है। क्योंकि जब तक डेथ नहीं समझाऊंगा तब तक वो D60 पुनर्जन्म वाला कंसेप्ट कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए यहां पे ये चीज समझा रहा हूं, वो भी साइंस से समझा रहा हूं। फिर आऊंगा गीता के ज्ञान के ऊपर। जब चाइल्डहुड में अगर डेथ हुई होगी तो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज फैक्टर कम रहा होगा जो कि उस चीज को, नेचुरल सिलेक्शन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है, अगर आपकी बॉडी आपके लाइफ के किसी भी स्टेज पर फॉरेन एंटर ऑर्गेन्स के बाद ऑर्गेनिजम्स या अपनी सराउंडिंग्स को नहीं मेंटेन कर पाती, इंटरनल बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाती, तब आप क्या कर जाते हो, लूज कर जाते हो। लूज क्या होती है? वो बॉडी होती है, क्योंकि वो बॉडी, वो ऑर्गन, वो सिस्टम जो है वो उस एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है,
फिर से समझ लीजिए, चाइल्डहुड में भी डेथ हो सकती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है, एक्सीडेंट में भी होती है। इन तीनों ही केसेस के अंदर आपकी जो पंच तत्व से बनी हुई शरीर होता है, वो शरीर जो बाहर की चीजें हैं उस एनवायरमेंट को अपने हिसाब से ढाल नहीं पाता, तो जाके क्या होती है, डेथ होती है। यही था चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। ठीक है, डायनासोर जितने बड़े बड़े जो प्राणी थे वो भी मर गए, क्योंकि उनके जो बॉडी ऑर्गेन्स है, उनके जो बॉडी है, वो हमेशा उस लेवल पे म्यूटेट नहीं होती जितने की उसको होना चाहिए। शुरुआत से हम धीरे धीरे अपने ऑर्गेन्स को डेवलप करते हैं, और ओल्ड एज में जाने के बाद वो डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और इस कारण से नेचुरल सिलेक्शन ओल्ड एज पे खत्म होता है। ज्यादातर लोगों की मृत्यु ओल्ड एज पे होती है। ये पहला कंडीशन। बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसी डिफिशियंसी, कोई ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जहां पे बॉडी जो है उन चीजों को अपने डेवलप नहीं कर पाती, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज जो है आपको डेथ का रीजन बनती है। इसी को हम आज की टर्मिनोलॉजी में इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का जो एक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं उस थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो कि बायोलॉजी में नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानी जाती है। जब इंसान अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेता है, जब इंसान अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेता है नेचुरल सिलेक्शन से, तब वो जीवित रह जाता है। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ बायोलॉजी और मेडिसिन में ही होता है, ये जिंदगी की हकीकत में भी होता है। जब आप अपने परिस्थितियों को समझ जाते हो, उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बनाकर उसमें से निकाल ले जाते हो, तो या तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो या तो फिर आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो। दैट इज योर नेचुरल सिलेक्शन। कि हमारे पास रिसोर्सेस उतने ही है, हमारे पास उतनी ही इम्यूनिटी है, हमारे पास उतनी ही कम्युनिटी है, हमारे पास उतना ही सब कुछ है, हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। जिंदगी में यही नेचुरल सिलेक्शन हर जगह काम करता है। अब दूसरा, वो था गीता का ज्ञान, श्री कृष्ण जी का ज्ञान था। श्री कृष्ण जी का ज्ञान था। अब ये क्या ज्ञान था? ये जाते जाते ये कह के गए थे कि आत्मा अमर है। ये मेन कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट क्यों दिया गया इसको भी समझ लीजिए, इसका भी बैकग्राउंड है। जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सबको पता है कि भैया अब तो महाभारत है, यानी कि आर या पार है, तो वहां पे यह ज्ञान दिया गया कि आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपना शरीर गवाओगे, आप जीवित थे और फिर से जीवित ही रह जाओगे। इसीलिए उस समय जब एक मनोबल की जरूरत थी, मनोबल की जरूरत इसलिए थी क्योंकि महाभारत में इनके पास सेना कम थी और सामने वाले के पास सेना ज्यादा थी। इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो ये जानते थे कि लड़ाइयां जो है वो मनोबल से जीती और लड़ी जाती हैं, सेना के बल से ज्यादा कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन्होंने यही चीज खेली। यही अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इसी का सेकंड पार्ट भी आपको दिखाऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि कैसे चीजें जुड़ी होती हैं। यहां पे इन्होंने क्या दिया था कि आत्मा अमर है, इसीलिए जो भी लड़ रहा था वो ये जान गया था कि मैं सिर्फ शरीर गवाऊंगा, मैं तो फिर भी जीवित रह जाऊंगा। और इसीलिए वो कम सेना जो थी वो इतनी ताकतवर होकर लड़ रही थी कि आप समझ लो वो सब पे भारी पड़ गई थी। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, तो गौरी की सेना जो है वो ऑलमोस्ट घुटने टेक चुकी होती है शुरुआत में, और वो अब आगे ज्यादा युद्ध की परिस्थिति को नहीं वो रख पाती। तब वो अपने लोगों को कहता है कि जो यहाँ पे लड़ते हुए मरता है वो सीधे सीधे जिहाद वाला कंसेप्ट लगा के वो लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड रिसोर्स की चीज थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्स की चीज को बूस्ट करने के लिए लोगों ने ये बातों को कहा था। ठीक है, लेकिन ये बात जब कही थी तो बात जब यहां से कही गई है तो उसकी कोई एक इंपॉर्टेंस होगी। ये दोनों ही चीजों को अगर आप मिला के समझ गए, ये दोनों ही चीजों को मिला के समझोगे, तब आपको डिविजनल चार्ट 60, पास्ट बर्थ और सब कुछ कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये मैं ग्राउंड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में बताऊंगा, नरेंद्र मोदी जी का भी बता दूंगा, इंदिरा गांधी जी का भी बता दूंगा, और भी मनमोहन सिंह जी का भी बता दूंगा। उन सबके पास्ट बर्थ को इस बर्थ से जोड़ूंगा। ठीक है, उसका एक मुझे ग्राउंड चाहिए।
अभी मैं आपको क्या ग्राउंड समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि इंसान की मृत्यु तो इसलिए हो गई थी क्योंकि वो उस समय उस कर्म को कर तो रहा था, लेकिन कर्म को करते करते उसके शरीर ने वो नेचुरल सिलेक्शन वाले प्रोसेस में साथ छोड़ दिया, तो वो शरीर का त्याग हो गया, आत्मा फिर भी उस चीज को लेकर कैरी ऑन कर गई। ये बात समझिए ये अच्छे से, ये मेरे लिए बहुत कोर कंसेप्ट है जो मैं समझा रहा हूं। पिछले जन्म में काम करते करते नेचुरल सिलेक्शन के फेलियर के कारण शरीर जो था, पंचतत्व जो थे वो खत्म हो गए, लेकिन आत्मा जो थी वो अमर थी और इसलिए वो चीज काम कर गई। अब इसको समझना यहां पे अच्छे से, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशन लेते हैं, कुछ लोग एजुकेशन नहीं भी लेते। ये एजुकेशन लेने वालों में एग्जांपल लेंगे हम एपीजे कलाम साहब का, और ये एजुकेशन नहीं लेने वालों के अंदर हम जो है एग्जांपल ले लेंगे, किसका ले लें, धीरू भाई अंबानी का। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके एजुकेशन ली, ठीक है, तो क्या अकेले इन्होंने एजुकेशन ली थी क्या? ऐसा तो नहीं है। एक समय में आई थिंक आईआईटी मद्रास के पास आउट है ये, तो आईआईटी मद्रास का चलिए इनटेक ले लेते हैं, कितना होगा, इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे कितने रहेंगे, चलो कुछ नहीं 30 लोगों ने तो फिर भी किया होगा, और कम कर दें, हायर डिग्री मास्टर्स तक भी आ जाए तो भी क्या 15-18 बच्चे तो फिर भी होते होंगे। तो क्या ये 15-18 के 18 लोग जो हैं वो यहां तक पहुंचे क्या, इनके बराबर तक पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो आत्मा थी ये पास्ट बर्थ से कर्म को करते हुए चले आ रही थी। जो मैं भी यहां बोल रहा हूं ना, मैं ये कुंडली पे दिखाऊंगा, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्टिव होकर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूं। कल यही चीज कुंडली के ऊपर दिखाऊंगा कि कहां से चीज आई और कहां को गई, तो इसलिए इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पास्ट बर्थ में उनके डेथ के पहले तक ही कहीं ना कहीं उनके दिमाग ने वो सारे रिसर्च, वो सारे वर्क्स, वो सारी चीजों, वो सारे खोजों के लिए कुछ ना कुछ तो ग्राउंड बनाया होगा। नहीं तो अगर इनके साथ मान लीजिए 15 बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे थे तो ये 15 के 15 क्यों नहीं इनके बराबर तक पहुंचे, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो है वो बहुत सारे लोगों को दी जा सकती है, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो कि आप पैसे देते हो और नॉलेज लेते हो, लेकिन उस पैसे दे के नॉलेज लेने के अंदर भी कुछ लोगों की एक अपनी ही जागरूकता होती है, वो जागरूकता कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके साथ यही कुछ हो रहा था, इनके पास इनका जो है हायर नॉलेज, ये मान के चलिएगा इनका हायर नॉलेज पास्ट बर्थ से ही था, पास्ट बर्थ से ही था, और वो भी बहुत रिफाइन करने के लिए था। आप ये समझ लो कि मिसाइल को बना रहे हो आप, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जरा सा भी कुछ हुआ तो कितनों की जान जाएगी, बहुत ही एक्सट्रीम बारीकी वाला काम है ये। एक आध जिंदगी में 15 साल की किताबों से नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखना। ऐसा ज्ञान तभी आ सकता है जब उस पर्टिकुलर आत्मा ने, जो कि अमर है, उसने उसको पहले से उस ज्ञान को कहीं ना कहीं अपने अंदर अर्जित किया था, किताबों ने उस ज्ञान को थोड़ा सा रिफ्रेश करा, और उसके बाद जाकर इस बर्थ में उस इंसान ने उस पे इतना बेहतरीन काम किया कि उनके साथ या उनके बाद भी कितने सारे लोगों ने एजुकेशन तो करी, लेकिन उसके बराबर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये एक कारण है, पास्ट बर्थ से कहीं ना कहीं वो जातक इतना अपना काम कर रही थी, वो आत्मा उस चीज को लेकर कि इस जन्म में आया, थोड़ा सा उनको सपोर्ट बना, ग्राउंड बना, और पूरी की पूरी चीज उन्होंने दे दी। वरना आप ध्यान रखो, कोई 15 साल 20 साल की पढ़ाई और इतने भर से इतनी महारत कोई भी दिमाग नहीं हासिल करता। मैं आपको कल उस कुंडली में दिखाऊंगा कि मेरे को कैसे दिखाई देता है कि ये दिमाग बहुत ही महारती था। अब ये वाला एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये, अगर आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी हो तो ये बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद काम करते हैं, वहां की भाषाओं को सीखते हैं, वहां की भाषाओं को सीखने के बाद शायद यमन का उन्होंने एग्जाम्पल लिया होगा कि जो भी था, वहां पे जब वो कुछ युद्ध होता है वो वापस आते हैं।
नहीं थी कोई एजुकेशन, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है इस जातक के अंदर भी, पास्ट बर्थ से कुछ ना कुछ तो ये जातक भी सीख के चला है जो कि इन्हें कनेक्ट कर रहा था। और क्योंकि वो इन्हें कनेक्ट कर रहा था, वही इनको सपोर्ट कर रहा था, वही इनको बार बार दिमाग दे रहा था कि किस वक्त पे कैसे किस चीज को इस्तेमाल करना है। और तभी ये बने हैं धीरू भाई अंबानी। हर कोई नहीं बनता, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एजुकेशन होने के बाद भी हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता जब तक कि उसने पहले से उसके ऊपर महारत ना हासिल की हो। और एजुकेशन नहीं होने के बाद भी कोई इंसान यहां तक नहीं पहुंचता जब तक उसने अपने पूर्व जन्मों में या किसी चीज को उसने बहुत ही ज्यादा साध्य क्यों न किया। इसी में एक एग्जाम्पल आप चाहो तो इंदिरा गांधी जी का भी देखेंगे हम। इंदिरा गांधी जी के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उनका पास्ट बर्थ कनेक्शन जो है वो 7th हाउस पे आ रहा था। यही कारण थी कि जनता जो है उनके ऊपर इतना विश्वास रखती थी कि वो हर बार मोस्टली जीती हैं। एक आध बार हार हुई कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो आप ये समझो कोई भी इंसान क्यों इतने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाता है कि वो उनके बिल्कुल अनुयायी बन जाते हैं। ये सोचने की बात है। क्या एक जन्म के अंदर इतनी चीजें हो सकती हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ जिससे हम कहते हैं कि कार्मिक डेप्थ, कार्मिक कनेक्शंस जो लोगों को जोड़ते जुड़वाते और उनके कामों को बनते और बनवाते हैं। ये सारी चीजों के जवाब हम D60 से निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर वहां तक आने के लिए फिर से बता रहा हूं सिर्फ 3 ग्राउंड्स चाहिए थे। पहला मैथमेटिक्स का मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ये डार्विन की थ्योरी, और तीसरा श्री कृष्ण का ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये तीनों चीजों को आपको समझना होगा। अगर आप यहां पे उस फॉर्मेट को समझ गए मल्टीप्लीकेशन में कि कैसे जो है एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ चेंज हो रही है, रिजल्ट्स रिमेन द सेम। अगर आप ये समझ गए कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ये कहता है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो लूज कर जाएगी और आत्मा जो है वो अमर रह जाएगी, क्योंकि ये भी कोई बहुत ज्यादा प्रूफ करने की बात नहीं रहती। कई बार आपने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे लोगों ने बता दिया कि उनके पास्ट बर्थ में वो कहां थे, क्या कुछ थे। इसका मतलब कि सबकॉन्शियस जो है वो कहीं ना कहीं पहले से कनेक्टेड रहता है। सिर्फ जो जाता है वो जाता है बॉडी। तो पास्ट बर्थ में जो आपने बॉडी लूज की, उस हिसाब से नए टाइम के हिसाब से आपको एक नई बॉडी मिली, जिसके कारण पूर्व जो जन्म था वो खत्म हुआ और एक नए जन्म के साथ शुरुआत हुई। और उसी में आपके आगे की डेस्टिनी को भी फिक्स किया गया। और वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे पिछले जन्म में इन्होंने अपना बहुत ज्यादा ज्ञान इस्तेमाल लिया था और इस जन्म में उसी ज्ञान पर रिसर्च करना था, बस वो काम इन्होंने करके दिखाया। इनका तो मैंने अभी नहीं देखा ये वाली चीज पर, लेकिन देखूंगा, इसको भी बताऊंगा। इंदिरा गांधी जी के में भी दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी में भी दिखाऊंगा, और आपको साथ साथ मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग इतने सत्ता के ऊपर बैठे जहां पे इनको लोगों का समर्थन चाहिए, उसके बिना वहां तक वो नहीं पहुंच सकते। ये सारी चीजें हमें दिखा सकता है डिविजनल चार्ट D60। बस आप अपने सोचने के ढंग को ज्यादा से ज्यादा खोलिएगा, ज्यादा से ज्यादा सोचने की अपनी प्रवृत्ति को डेवलप कीजिएगा, फिर देखिएगा एस्ट्रोलॉजी क्या जिंदगी के कोई ऐसे सवाल नहीं जिसके जवाब आप ना दे सको। धन्यवाद।